एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर आपके एग्ज़ाम का पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट के लिए ये 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स को जानेंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, अच्छे से मेमोराइज हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप इनको ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। मैंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए एक टेस्ट होगा कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा है तो ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इसमें से मैक्सिमम 30 अबव क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट करूँगी और 4 ऑप्शंस होंगे, तो आप अपने माइंड में अपना आंसर सोच के रखिएगा। फिर मैं आंसर बताऊँगी तो आप एनालाइज करिएगा कि आपने जितना भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है वो आपको कितने अच्छे से याद हुआ है, कितने अच्छे से मेमोराइज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। Administrative law is the law relating to the administration. It determines the organization, powers and duties of the administrative authorities. ये definition किसने दी थी? A. केसी डेविस, B. आइवर जेनिंग्स, C. गार्नर या फिर D. वेड ने। तो आप लोग ने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है B. आइवर जेनिंग्स। जो ये डेफिनीशन हमने अभी ऊपर पढ़ी, ये डेफिनीशन आइवर जेनिंग्स ने दी है। सेकेंड क्वेश्चन, डाइसी डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ इन हिज क्लासिक वर्क। अपने कौन से क्लासिक वर्क में डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ थ्योरी है उसको मेंशन किया था? ए. द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बी. द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज, सी. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर डी. द लॉ एंड द स्पिरिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डाइसी का क्लासिक वर्क है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर उन्होंने रूल ऑफ लॉ थ्योरी को डेवलप किया था, मेंशन किया था। क्वेश्चन 3, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर मीन्स। ये एक लैटिन मैक्सिम है और हमसे इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। तो डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर क्या मीन करता है? ए. अ डेलीगेट कैन फर्दर डेलीगेट, बी. अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, सी. डेलीगेशन इज बैड इन लॉ या डी. डेलीगेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू डेलीगेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, यानी अगर किसी को कोई पावर डेलीगेट की गई है तो वो उस पावर को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है। यानी फर्दर अगर हमने किसी एक को कोई पावर दी है तो वो फर्दर वो पावर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच फंक्शन कैन नॉट बी डेलीगेटेड। यानी इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि डेलीगेट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस, बी. एक्सक्लूजन, सी. सस्पेंशन या फिर डी. कमेंसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस। जो भी एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन कैन बी डेलीगेटेड। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डेलीगेट किया जा सकता है? ए. एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस, बी. ऑफेंस एंड पेनल्टी, सी. एग्जेम्पशन या डी. इंक्लूजन। तो अभी तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो बचे हमारे पास 3 ऑप्शंस और इनमें से करेक्ट आंसर है बी. ऑफेंस एंड पेनल्टी। ऑफेंस एंड पेनल्टी को डेलीगेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे बी हेल्ड वैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ। कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन से ग्राउंड पर वैलिड हो सकता है? ए. पेरेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बी. मैलाफाइड या फिर बैड फेथ, सी. पेरेंट एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर डी. वेयर पेरेंट एक्ट डेलीगेट्स इंसिडेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. वेयर पेरेंट एक्ट डेलीगेट्स इंसिडेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डाइसी। यानी डाइसी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल नहीं है? ए. इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी. जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन, सी. सेपरेट कोर्ट्स या फिर डी. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. सेपरेट कोर्ट्स। सेपरेट कोर्ट्स रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज, यानी कि नेचुरल जस्टिस का कौन सा प्रिंसिपल है? ए, ऑडियल्ट्रम पार्टम, बी, स्पीकिंग ऑर्डर्स, सी, नेमो डेप्ट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले हम इन चारों ऑप्शंस को समझते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑडियल्ट्रम पार्टन एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि ईच पार्टी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी कि कोई एक पार्टी है उसने अपना पक्ष रखा है तो दूसरी पार्टी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बी ऑप्शन कहता है स्पीकिंग ऑर्डर्स, यानी कि जो भी ऑर्डर्स या जजमेंट्स पास होते हैं वो प्रॉपरली रीजनड होने चाहिए, यानी उनके पीछे क्या रीज़न है वो ऑर्डर पास करने का ये पता होना चाहिए। सी, नेमो डेप्ट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, यानी नो मैन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि अगर किसी पर्सन के रिगार्डिंग कोई केस चल रहा है तो उस केस का जज वो खुद ही नहीं होना चाहिए। डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेचुरल जस्टिस के ये तीनों प्रिंसिपल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डैश इज ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा आर्टिकल ऑथराइज्ड है? ए, आर्टिकल 299, बी, आर्टिकल 300, सी, आर्टिकल 323A, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल 323A। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन रिट्स के ऊपर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 5 टाइप की रिट्स प्रोवाइड की गई हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यो वारंटो। अब इन रिट्स के मीनिंग को जानते हैं। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि कोई भी कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसका पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने के लिए कमांड कर सकती है। अगर वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर अपना वर्क परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ करता है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे वो काम करने के लिए कमांड कर सकती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट या टू फॉरबिड। तो कोई भी हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को कोई भी वर्क परफॉर्म करने से प्रोहिबिट कर सकती है। सर्शियोरी का मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। कोई भी हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को कोई भी अगर उसके पास केस पेंडिंग है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या कोई भी केस उसके पास है तो उसको क्वैश करने का ऑर्डर कर सकती है। क्यो वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये जो रिट है ये इसके मतलब थ्रू कोई भी कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उससे ये पूछ सकती है कि किस अथॉरिटी से या किस वारंट से वो उस प्लेस पर है। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट रिट की जो कि है हेबियस कॉर्पस, और हमारा क्वेश्चन भी वही है कि कौन सा ऐसा लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। इस रिट के थ्रू हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। बेसिकली तो हमें इन 5 रिट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हमें ये रिट्स प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन हेबियस कॉर्पस रिट के थ्रू जो फंडामेंटल राइट हमारा प्रोटेक्ट होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है या उसका अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया गया है तो हेबियस कॉर्पस रिट के थ्रू हम उसे कोर्ट में प्रेजेंट होने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 11, क्यो वारंटो लिटरली मीन्स। ये भी हमने पहले ही डिस्कस किया। हमने 5 टाइप की रिट्स डिस्कस कर ली और उनका क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर आप लोग तो ईजिली दे सकते हो। तो क्यो वारंटो का क्या मीनिंग होता है? ए, टू इशू वारंट, बी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत ही ईजी हुआ। मैंने बताया था क्यो वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, तो हमें ऑप्शन बी पे टिक करना है, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन एवरी हाई कोर्ट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंफीरियर ट्रिब्यूनल्स इन द स्टेट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि सभी हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है कि वो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और जितने भी इंफीरियर ट्रिब्यूनल्स हैं स्टेट में उन पर अपना सुपरविजन रख सकता है? ए, आर्टिकल 32, बी, आर्टिकल 226, सी, आर्टिकल 299, या फिर डी, आर्टिकल 227। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और इंफीरियर ट्रिब्यूनल्स पर सुपरविजन रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन ओरिजिनेटेड एट डैश इन 1809। जो ओम्बड्समैन होते हैं उनका इंस्टीट्यूशन कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था 1809 में? ए, इंडिया, बी, न्यूजीलैंड, सी,
फिनलैंड या डी स्वीडन? तो इसका करेक्ट आंसर है डी स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 14, द डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग मैक्सिम। जो विकेरियस लायबिलिटी की डॉक्ट्रिन है वो कौन से मैक्सिम पर बेस्ड है? ए, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मीनिंग तो हमने पहले ही जाना था कि ईच पार्टी शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बी, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई ऑफेंस कमिट किया या कोई रॉन्ग कमिट किया है तो जो उसका मास्टर या एम्प्लॉयर होगा वो भी उस ऑफेंस के लिए या उस एक्ट के लिए लाइबल होगा। सी, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई भी एक्ट या ऑफेंस कमिट करने के लिए परमिशन दी है या परमिट किया है तो ऐसा माना जाएगा कि जिस पर्सन ने परमिशन दी है या परमिट किया है उसने खुद ही वो एक्ट कमिट किया, यानी कि दोनों उस एक्ट के लिए लाइबल माने जाएंगे। डी, बोथ बी एंड सी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। विकेरियस लायबिलिटी की जो डॉक्ट्रिन है वो कौन से मैक्सिम्स पर बेस्ड है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर और क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इन दोनों ही मैक्सिम्स पर विकेरियस लायबिलिटी की डॉक्ट्रिन जो है वो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, अब एक और क्वेश्चन हमें डेफिनेशन से पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ये डेफिनेशन किसने दी थी? आइवर जेनिंग्स, केसी डेविस, वेड, सिसर बेकैरिया। तो आइवर जेनिंग्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो तो हमने पहले ही पढ़ ली, तो आइवर जेनिंग्स तो ऑप्शन से आउट ही हो गए। इसका करेक्ट आंसर है केसी डेविस। केसी डेविस ने ये डेफिनेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, यानी एवी डाइसी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा रूल ऑफ लॉ का मीनिंग नहीं है? ए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, बी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सी, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, या डी, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स। क्वेश्चन नंबर 17, एवी डाइसी क्रिटिसाइज विच लीगल सिस्टम। एवी डाइसी ने कौन से लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था? ए, इंग्लिश लीगल सिस्टम, बी, फ्रेंच लीगल सिस्टम, सी, ऑस्ट्रेलियन लीगल सिस्टम, या डी, अमेरिकन लीगल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रेंच लीगल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18, ये प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। एवी डाइसी क्रिटिसाइज द फ्रेंच लीगल सिस्टम ऑफ। अब हमें ये तो पता है कि एवी डाइसी ने फ्रेंच लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन फ्रेंच लीगल सिस्टम किसने दिया था हमें ये बताना है। ए, ड्रोन, बी, ड्रोन एडमिनिस्ट्रेशन, सी, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव ने फ्रेंच लीगल सिस्टम दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज कंसिडर्ड टू बी द डॉक्ट्रिनल बैरियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन यूएसए। यूएसए में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट में कौन सी ऐसी डॉक्ट्रिन थी जो बैरियर थी? ए, रूल ऑफ लॉ, बी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, या डी, हेनरी 8th क्लॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 20, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वॉज सिस्टमैटिकली प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन है वो किसने प्रोपाउंड की थी, किसने प्रोवाइड की थी? ए, मॉन्टेस्की इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, बी, प्लाटो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी, एरिस्टोटल इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, या डी, मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बी, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, सी, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी एग्जीक्यूशन जो है वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी ट्रू है? ए, द लेजिस्लेटिव ऑर्डर हैज़ टू बी पब्लिश्ड, बी, फॉर क्वासी जुडिशियल डिसीजंस रीजन्स में नॉट बी गिवन, सी, द ड्यूटी टू गिव रीजन्स अप्लाइज टू लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स, या फिर डी, द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैन नॉट बी सब डेलीगेटेड। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द लेजिस्लेटिव ऑर्डर हैज़ टू बी पब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परमिसेबल डेलीगेशंस? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके डेलीगेशन को परमिट किया जा सकता है, जिसकी परमिशन दी जा सकती है? ए, फ्यूचर टैक्स, बी, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, सी, सप्लाइंग ऑफ डिटेल्स, या फिर डी, आउस्टर ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सप्लाइंग ऑफ डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम? तो ये जो मैक्सिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसको हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया और मैंने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन आपको बताई है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। ए, लिसनिंग टू द अपील, बी, राइट ऑफ फेयर हियरिंग, सी, राइट टू नो रीजंस ऑफ डिसीजन, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है राइट ऑफ फेयर हियरिंग। जैसे कि मैंने बताया कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मीनिंग होता है ईच पार्टी शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी दोनों ही पार्टी को अपना पक्ष रखने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राइट ऑफ फेयर हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द मैक्सिम नेमो जुडिक्स कॉजस हुआ? जो लैटिन मैक्सिम है नेमो जुडिक्स कॉजस हुआ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन या करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ए, नो मैन इज कैपेबल ऑफ रेंडरिंग जजमेंट ऑन हिमसेल्फ, बी, no man shall be a judge in his own case, C, no man can punish himself, D, proper justice can be done if the judge is related to the party। तो इसका करेक्ट आंसर है B, no man shall be a judge in his own case। अपने ही केस में कोई भी पर्सन जज नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे उसके पार्शियल होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो प्रॉपर जस्टिस है या हम कह सकते हैं राइट जजमेंट पर वो नहीं आ सकेगा, वो पार्शियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस? जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो इनमें से कौन से एक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं? ए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, बी, रूल मेकिंग एक्शन, सी, क्वासी जुडिशियल एक्शंस, या फिर डी, जुडिशियल प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है रूल मेकिंग एक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल इवन व्हेन द स्टैट्यूट इज साइलेंट, they do not supplant law of the land but supplement it. This was held in which case? ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से केस में कही गई थी? ए के कराई पाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी, ए के गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए के कराई पाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following is not an essential component of the doctrine of Audi Ultram Partem? जो Audi Ultram Partem की डॉक्ट्रिन है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो उसका एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? ए, राइट ऑफ नोटिस, बी, ओरल हियरिंग, सी, रीजन डिसीजन, या डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ओरल हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, all courts are tribunals but all tribunals are not courts, B, tribunals are not bound by the decision of Supreme Court, C, a tribunal is established by government, D, tribunals are not bound by principle of natural justice। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो स्टेटमेंट नंबर ए ट्रू है, all courts are tribunals but all tribunals are not court। यानी कि जितनी भी कोर्ट्स हैं वो ट्रिब्यूनल्स हैं, लेकिन जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो सारे के सारे कोर्ट नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इम्पोजिंग फेटर्स ऑन डिस्क्रिशन, सब डेलीगेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, एक्सेस और अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, बी, फेलियर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, सी, ऑर्डर्स बेस्ड ऑन मिक्स कंसिडरेशन, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फेलियर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सेस और अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन कैन बी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? ए, लिविंग आउट रेलेवेंट कंसिडरेशन, बी, आर्बिट्ररी एक्शंस, सी, एक्सीडिंग जुरिसडिक्शन, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो ग्राउंड्स हैं इसके थ्रू एक्सेस या फिर अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32,
The case of Air India versus Nirgesh Mirza relating to termination of service on ground of first pregnancy is a classic example of A. Acting under dictation, B. Unreasonableness, C. Excess of jurisdiction, D. Non-observance of principles of natural justice. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनरीजनेबलनेस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल टू इशू रिट ऑफ मैंडमस, यानी कि मैंडमस की जो रिट है उसको इशू करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ एसेंशियल या इंपॉर्टेंट नहीं है? ए. अ लीगल ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी, बी. रिफ्यूज़ल टू डू द ड्यूटी, सी. लीगल राइट ऑफ द पेटिशनर, या डी. इट लाइज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट लाइज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। जो मैंडमस की रिट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट लाई नहीं करती है, ये किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑर्डर इज सफरिंग फ्रॉम एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा जजमेंट है जिसमें कोई एरर है और वो साफ साफ पता चल रही है, तो वो इनमें से कौन सी रिट्स इशू कर सकती है? ए. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, तो हमें पता ही है कि हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी, तो ये रिट तो हम इशू नहीं कर सकते इसमें। बी. रिट ऑफ मैंडमस, इसका मतलब होता है वी कमांड, और क्या कमांड करते हैं? हम किसी पब्लिक ऑफिशियल को कमांड करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी. रिट ऑफ सर्शियोरई, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हम लोअर कोर्ट को ये इन्फॉर्म करेंगे कि जो भी उसका जजमेंट है वो गलत है, उसको वो वहीं पर क्वैश कर दे या फिर वो उस केस को ट्रांसफ़र कर दे। ऑप्शन डी भी हम लोग जान लेते हैं, रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो भी हमने पहले पढ़ा, विद वॉट अथॉरिटी, ये हम किसी ऑफिशियल को सेंड करते हैं कि किसी भी पब्लिक ऑफिस में वो किस अथॉरिटी से है, उसके लिए हम ये रिट इशू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिट ऑफ सर्शियोरई। क्वेश्चन नंबर 35, द टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो गवर्नमेंट की टॉर्टियस लाइबिलिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में रिकॉग्नाइज की गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 298, बी आर्टिकल 294, सी आर्टिकल 323, या फिर डी आर्टिकल 299। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 294। क्वेश्चन नंबर 36, द टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी जो स्टेट की टॉर्टियस लाइबिलिटी है वो इनमें से कौन से केस में रिकॉग्नाइज नहीं की गई थी? ए. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, बी. कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सी. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमोन मोहम्मद हाजी, डी. रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर विच ऑफ द लाइबिलिटीज? ए. लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स, बी. लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स, सी. लाइबिलिटीज फॉर क्राइम्स, या फिर डी. ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी जो लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स या फिर लाइबिलिटी फॉर क्राइम्स है, हम इन सभी के अंदर उसे लाइबल हेल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स? ए. नॉन पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, बी. नो कंसल्टेशन, सी. सब डेलीगेशन, या फिर डी. नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सब डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is true when a government contract which does not conform to the provisions of Article 299 of the Constitution? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है जब कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 299 के प्रोविजन से कंफर्म नहीं करता है? तो ए. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट अगेंस्ट द पार्टीज, बी. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, सी. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, या फिर डी. नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट अगेंस्ट द पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 40, इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक, एपेक्स कोर्ट डिस्क्राइब्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ बायस। ए. पिक्यूनरी बायस, बी. पर्सनल बायस, सी. ऑफिशियल बायस, या फिर डी. जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी. जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी। ये फोर्थ टाइप का बायस था जो कि एपेक्स कोर्ट ने डिस्क्राइब किया था
वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंदा पाठक के केस में। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द पेरेंट एक्ट और बाय अ जनरल लॉ इट इज़ नोन एज। यानी कि कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किसी भी पेरेंट एक्ट या जनरल लॉ के थ्रू अगर कोई प्रोसीजर या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बताई गई है उसको कंप्लाई नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए, सब्सटेंसिव अल्ट्रा वायर्स, बी, पेरेंट अल्ट्रा वायर्स, सी, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो हमें क्वेश्चन में ही मिल रहा है कि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उसको वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। क्वेश्चन नंबर 42, फॉलोइंग इज द डिफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ पावर का डिफेक्ट है? ए, चेक्स एंड बैलेंसेस बिटवीन द ऑर्गन्स, बी, जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर टू ऑर्गन्स, सी, prevent an abuse of enormous powers of the executive, D, it is not easy to draw a demarcating line between one power and another with mathematical precision। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन वन पावर एंड अनदर विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। यानी कि अगर हम पावर्स को सेपरेट करने की बात करते हैं तो हम पावर्स को बिल्कुल मेजर करके सेपरेट नहीं कर सकते, यही एक डिफेक्ट है सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन का। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्रॉबैक कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एज गिवन बाय एवी डाइसी। यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक नहीं है? ए, फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्बिट्ररी पावर्स एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स, बी, मिसअंडरस्टूड द रियल नेचर ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, सी, डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड, डी, डिड नॉट सपोर्ट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिड नॉट सपोर्ट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स। यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन है उसका क्या मतलब है? ए, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द अदर, बी, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल और इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शंस बाय अनदर ऑर्गन, सी, सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसको दूसरे के फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए, और जो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसको दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर या फिर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि जो भी थ्री ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उसमें जो सेम पर्सन्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी कि हर ऑर्गन में एक सेम पर्सन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए। ये सारा ही मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन का। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी अ क्वासी जुडिशियल फंक्शन। यानी इनमें से कौन सी ऐसा फंक्शन है जिसको क्वासी जुडिशियल फंक्शन हम नहीं कह सकते हैं? ए, डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, बी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट स्टूडेंट्स, सी, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, या डी, एन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस ऑर्डर को हमें क्वासी जुडिशियल फंक्शन नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रिक्विजिट कंडीशंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर्स। यानी कि सेंटर्स की एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तो उसकी रिक्विजिट कंडीशंस क्या होंगी, यानी एसेंशियल कंडीशंस क्या होंगी? ए, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी expressed to be made by the president, b, the contract is to be executed in such manner and by such person as the president may direct, c, the contract must be entered by on behalf of the president, d, all of the above। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर सेंटर ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो ये तीनों ही कंडीशंस उसके लिए एसेंशियल या फिर रिक्विजिट कंडीशंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी कि इनमें से कौन सा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर एक कंट्रोल नहीं है? ए, जुडिशियल, बी, लेजिस्लेटिव, सी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, या डी, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल। क्वेश्चन नंबर 48,
Article 299 lays down condition which must be fulfilled in contracts made by or with the union or a state. यानी कि आर्टिकल 299 में ये कंडीशंस ले करी गई हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टेट या यूनियन के द्वारा किया जा रहा है तब. ए, एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर. बी, execute by a person authorized by the president or the governor. C, expressed in the name of the president or the governor. या फिर D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, all of the above. यानी कि ये सारी कंडीशंस ही आर्टिकल 299 में बताई गई हैं जो कि फुलफिल करनी होंगी यूनियन या स्टेट के द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो. क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. ए, a public corporation can enter into a contract and cannot sue or be sued for breach thereof. यानी कि एक पब्लिक कॉरपोरेशन है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है लेकिन उसको स्यू नहीं कर सकते या वो स्यू किसी को नहीं कर सकता अगर कोई ब्रीच वहाँ पर होती है तो कॉन्ट्रैक्ट की. बी, ए पब्लिक कॉरपोरेशन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड फॉर ब्रीच देयरऑफ. एक कोई पब्लिक कॉरपोरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और अगर कोई ब्रीच होती है तो वो स्यू कर भी सकता है और उसको भी स्यू किया जा सकता है. सी, अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई टू इट. जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तो है नहीं तो उस पर जो आर्टिकल 299 के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई ही नहीं करते हैं. डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. यानी कि जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट सी है वो दोनों ही करेक्ट हैं. अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट. यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि गलत है. ए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू रिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंटल पावर्स. बी, द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेट इंटरेस्ट and rights from encroachment of state. C, administrative law governs relation between government and citizens. या फिर D, administrative law is the law concerning organization and functions of government at rest. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, administrative law is the law concerning organization and functions of government at rest. तो ये हमने डिस्कस किए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. अगर आपका एग्जाम पैटर्न MCQ बेस्ड है तो ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए ताकि अगर आपके सामने क्वेश्चंस आएँ तो आप उसे ईजिली अटेम्प्ट कर सकें. और अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के MCQ वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.